Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. तो बी आर से इंटरव्यू सीरीज़ में हम इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चंस का डिस्कशंस कर रहे थे। मैं क्वेश्चन बता रहा था, आप लिख रहे थे। तो उसके बाद से हम शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। इस बार जिस कैंडिडेट को का हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखेंगे और क्वेश्चंस हम लिखेंगे, उनका इंटरव्यू बहुत लंबा टाइम तक चला था। एंड ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम तक इंटरव्यू चलता है उतना प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि आपका सिलेक्शन हो। एंड दैट्स क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब आपने क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड किया होगा, इसीलिए आपको उतना टाइम तक एंटरटेन किया जा रहा था। तो हाँ, दैट्स वाई बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेगा आपको। तो एक एक करके शुरू करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने के लिए बोला गया था। फॉर एग्जांपल COH2O होल 6 3+। तो इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई इसको क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है? फर्स्ट कंपाउंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 in aqueous. Sodium sulfate in aqueous solution is colorless, but copper sulfate aqueous is blue. Why? इसका रीज़न क्या है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू ही मतलब इसका आंसर आएगा। ओके, तो क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है आप देखना, क्योंकि कॉपर के साथ वाटर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वहाँ पे क्या ट्रांजिशन हो रहा है वो देखना आप। अच्छा, इससे पहले ये बता दूं कि इन्होंने जो टॉपिक्स चूज़ किया था वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट उन्होंने बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकेंड उन्होंने बोला था काइनेटिक्स, थर्ड उन्होंने बोला था इक्विलिब्रियम, फोर्थ उन्होंने बोला था स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फाइव उन्होंने बोला था जीओसी। तो कोऑर्डिनेशन से ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई डी ऑर्बिटल गेट्स स्प्लिटेड। डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग क्यों होता है? उसके बाद ही फॉलो अप क्वेश्चन कि एफ ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग क्या होता है? नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? फोर्थ क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना था, CFT को एक्सप्लेन करना था। पॉइंट टू बी नोटेड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो एटम्स का पोजीशन होता है, एटम्स एंड लिगेंड, मेटल आयन एंड लिगेंड्स का पोजीशन होता है, उसको एज ए पॉइंट माना जाता है विदाउट एनी डायमेंशन। ओके, मतलब डायमेंशनलेस पॉइंट माना जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है? स्प्लिटिंग पैटर्न ये सबको पता है। छः नंबर है, ये जो सोडियम सल्फेट था इसी को लेकर बोला गया कि जो Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट जो एक्वस है, इसका CFSE, इसका जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका CFSE क्या होगा? अब CFSE कैलकुलेट करते टाइम जो 0.4 डेल्टा ओ एंड 0.6 डेल्टा ओ ये हम यूज़ करते हैं CFSE कैलकुलेशन के टाइम। इसका ओरिजिन क्या है, ये कैलकुलेशन ये कैसे आया? नियर फील्ड एंड फार फील्ड, मतलब नियर फील्ड में जो फोर्स जनरेट होता है वहाँ से आता है फोर्स का फॉर्मूला। अगर आप अच्छे से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक टेट्राहेड्रल एक क्यूबिक कॉम्प्लेक्स वर्सेस
एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो फोर्स का कितना फोर्स लगता है, फील्ड फोर्स कितना लगता है, उसका जो रेशियो है उस बेसिस पे आता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, उसका मतलब उसका डेरिवेशन भी पूछा था, मतलब 0.4 ये क्या है एंड कैसे आता है डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ ये कह रहा है कि रिमूव 2 ligands फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल फील्ड। कैसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कि यहाँ पे डेरिवेशन करने के लिए आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से 6 जो लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रहा है। तो इसी से फॉलो अप, रिमूव 2 ligands फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल फील्ड इन द एक्सियल पोजिशन, इन एक्सियल पोजिशन। मतलब उनको बोला गया कि जो कॉम्प्लेक्स आपने ड्रॉ किया उसमें से 2 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्सियल पोजीशन से हटाओ, देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या होता है। एक्सियल पोजीशन से अगर 2 हटा देंगे तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। फिर उसका स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाना पड़ेगा आपको। बट ट्रेंड इसका डी स्प्लिटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसका डी स्प्लिटिंग दिखाओ फिर। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सट्रीम जेड आउट का केस होता है, जो वही तो है स्क्वायर प्लानर। एक्सट्रीम जेड आउट होके जब स्प्लिटिंग होते होते जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, यहीं से तो डिराइव होता है कि डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वही पूछा है। मतलब वो कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं, कि जेड आउट का एक्सट्रीम केस मतलब स्क्वायर प्लानर। ऐसे हम स्क्वायर प्लानर की स्प्लिटिंग पैटर्न को जस्टिफाई कर सकते हैं। 11, अब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग पैटर्न उन्होंने बनाया वहाँ पर बोला गया कि एक D8 कॉम्प्लेक्स, D8 का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉम्प्लेक्स है सपोज, तो 8 जो इलेक्ट्रॉन है, अब उसमें कैसे फील करोगे आप। जो स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग पैटर्न हुआ तो D8 सिस्टम को वहाँ पर आप कैसे इलेक्ट्रॉन को फील करोगे। मतलब वो देखना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है इसका अच्छा समझ है कि नहीं आपको, है ना। पहले ऐसा 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, कि थर्ड यहाँ पे, फोर्थ, मतलब ऐसे आपको पता है कि नहीं, ये देखना चाह रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर हमने किया था 11। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12। CFAC ऑफ, अब CFAC ऑफ बोला गया कि मैंगनीज 2+ कॉम्प्लेक्स का CFAC कैलकुलेट करना है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। 13, इसका CFAC वैसे 0 आएगा क्योंकि D5 है, पूरा भर जाएगा। मतलब मैं भी बोला गया होगा, मतलब फॉलो अप क्वेश्चन देख के मुझे यही लग रहा है, बोला गया था कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब जो है जो ज़ीरो, मतलब उन्होंने शायद ये दिखाया कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मान के इसको दिखाया गया था। नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि ज़ीरो ऑलवेज ज़ीरो होगा, तो एक्चुअली ऑलवेज ज़ीरो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो ये नीचे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड व्हेन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब मैं वही जो बोल रहा था, कब कब हाई स्पिन होगा, कब लो स्पिन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब चला गया ऑर्गेनिक में, हम डिफरेंट कलर्स से इसको करते हैं। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नंबर 15 है कि SN1 और SN2, इसका लिटरल मीनिंग बताना है कि S फॉर क्या, 1 फॉर क्या, N फॉर क्या, और इसका मीनिंग क्या है, डिफाइन। ठीक है, ये टर्म्स को डिफाइन करना है, S फॉर क्या, N फॉर क्या, 2 फॉर क्या। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर और बाईमोलिक्यूलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16,
ML6 एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में कैसे कैसे इसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शन होता है। SN1 SN2 रिएक्शन ML6 कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 17, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर क्या है, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, अब SN1 SN2 का जो ML6 कॉम्प्लेक्स का जो मैकेनिज्म है, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। 20, इसका ट्रांजिशन स्टेट शो करना है। शायद उन्होंने दिखा नहीं होगा कि ट्रांजिशन स्टेट शो करना है यहाँ पर। एनर्जी जो डायग्राम उन्होंने बनाया था वो। नंबर 21, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप। ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 का, फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड स्टेप से ज़्यादा क्यों है इसमें। कैन एक्टिवेशन एनर्जी बी ज़ीरो, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। ऑसिलेटरी रिएक्शंस पढ़ना और चेन रिएक्शंस पढ़ना, ठीक है। बहुत कुछ इसमें से, बहुत क्वेश्चन, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत जगह पर ये पूछा गया है। नेक्स्ट, कैन एक्टिवेशन एनर्जी बी ज़ीरो हो गया। हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताना है जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो सकता है। एज्यूम की कॉलिशन थ्योरी में जो बात बताया गया था वो अभी के लिए वैलिड नहीं है, ये मान के ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताओ जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो है। 24, कैन क्वांटम यील्ड, 5 से नोट करते हैं, कैन क्वांटम यील्ड बी ग्रेटर देन 1। क्वांटम यील्ड बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला भी पढ़ के जाना। 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 5 ग्रेटर देन 1 क्या हो सकता है। ओके, ठीक है। उसके बाद कोई एक रिएक्शन बताओ, उसका मैकेनिज्म बताओ एंड उसका करस्पॉन्डिंग क्वांटम यील्ड बताओ। ये एक ही जगह पर आपको ये मिलेगा क्वांटम यील्ड का, जहाँ पर भी आप पढ़ोगे तो एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ पर होगा, एंड उससे अपना जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है वो कैसे डिफाइन होता है ये भी आप देख सकते हो कि उसका ऑर्डर कैसे डिफाइंड होता है। 26, हाँ 26 में एक्चुअली यही है कि इस रिएक्शन का क्वांटम यील्ड कितना है। 27 है HI का डिकम्पोजिशन में क्वांटम यील्ड कितना आता है, कैसे आता है। ये काफ़ी बड़ा, ये इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, 1-1.5 पेज का डेरिवेशन है इसका। 28, ये जो रिएक्शन है HI का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इस रिएक्शन का मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताने के बाद इसका डेल्टा H का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका डेल्टा H जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस, डेल्टा H किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एज्यूम करो एक रिएक्शन नेवर हैपेंस,
रिएक्शन नेवर हैपन्स। मान लो ए से बी एक रिएक्शन हो रहा है, वो कभी भी नहीं होता। व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस? प्रोबेबल रीजंस, क्या क्या रीज़न हो सकता है कि ये रिएक्शन कभी नहीं होगा? यहाँ पर वैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर तो एक रीज़न हो सकता है रिएक्शन ना होने का, बट हम सफिशिएंट एनर्जी अगर हम देंगे तब तो वो क्रॉस कर जाएगा ना, ये रीज़न नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि कैन नेवर हैपन में भी इसका जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन 3 है ना। 4 मॉलिक्यूल है, उसको ओरिएंटेशन फैक्टर नहीं लग पा रहा है, हो सकता है, बट यस देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 समझ नहीं आ रहा है क्या है, बट इसमें 2b से रिलेटेड कुछ टर्म है, 2b के रिलेटेड कुछ टर्म है। 2b मतलब जो गैस में, जो वंडरवल गैस में जो b है ना, वॉल्यूम फैक्टर के करेक्शन फैक्टर में जो b आता है, तो 2b से कुछ है, उस जगह को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। जो b माइनस बी ये कैसे आता है ना, b का सिग्निफिकेंस क्या है ना, b बढ़ता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, b कम होता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से केस में रियल से आइडियल की तरफ शिफ्ट होता है, कौन सा केस में आइडियल से रियल की तरफ शिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 32। इनर्ट गैस को ऐड करने पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने के बाद एक इक्विलिब्रियम कहाँ कैसे शिफ्ट होता है, ठीक है। अब एज्यूम कर लो कि डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल सेम है। कोई ऐसा एक्सटर्नल कंडीशन है क्या, कोई एक्सटर्नल कंडीशन है क्या जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है? कोई एक्सटर्नल कंडीशन है क्या जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है? 34। प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है? अब इसको आप तीनों केस दिखाना पड़ेगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1, 0 लेस देन 1। 35। एक आयोनिक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखना है एंड इसका के ए वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं के ए वैल्यू। उसके बाद हिंडरसन इक्वेशन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद डिफरेंट टाइट्रेशन कर्व के बारे में पूछा गया था, मतलब जो 4 टाइप का है वो देख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो 4 कॉम्बिनेशन है वो। उसके बाद 36। व्हाट इज़ फर्मी रेजोनेंस? व्हाट इज़ फर्मी रेजोनेंस? 37। उसके बाद कैंडिडेट को 3 मॉलिक्यूल दिया गया था, उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करने के लिए बोला गया था। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपको पूरा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो पूरा पढ़ना पड़ेगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस किस के फैक्टर पर डिपेंड करता है। एंड सारे मॉलिक्यूल्स में जो कंपेरिजन जो जनरली हम पढ़ते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है उसमें, तो वो पढ़ लेना। एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आईआईटी जैम से शुरू करके सब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या कोई भी बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन से हम पता करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, इसी 3 मॉलिक्यूल का ग्राफ का इंटेंसिटी ऑर्डर ये मुझे भी पूछा गया था इंटरव्यू में। ये इंटेंसिटी यहाँ पर मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद मुझे पूछा गया था मतलब इसका इंटेंसिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पीक का इंटेंसिटी है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मुझे एक्चुअली सॉलिड फेज आईआर में पूछा गया था जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था।
अब देखो नॉर्मली हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी। बट जब मैं इस डिस्कशन पे गया तो मुझे कहा कि मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मुझे ऐसे बोला गया था कि HOH, मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एयर, मतलब मेरे इंटरव्यू में डिस्कशन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ था। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैंने बोला कि यार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में पीक कहाँ कहाँ पे आएगा। बट हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब इंटेंसिटी बताओ इसका, तो मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज था। मैंने बोला था कि जितना पॉपुलेशन रेशियो होगा उस हिसाब से होगा, मतलब अगर डिफरेंट और भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और भी मॉलिक्यूल्स हैं इन द सेंस वाटर के साथ और भी कोई मॉलिक्यूल है, तो जिसका जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसका होगा। बट मतलब ग्राउंड स्टेट वर्सेस एक्सेटेड स्टेट्स में जो पॉपुलेशन गैप है उसमें, तो उन्होंने कहा मान लो सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल है एंड वो भी सॉलिड फेज में है, आप बताओ। तो मैं वो नहीं बता पाया था। ये आप पढ़ लेना, या मतलब पढ़ लेना क्या, मुझे तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे, बाद में मैंने पढ़ा नहीं इसको। जितना उससे पहले मैंने IR में पढ़ा था, सॉलिड फेज IR तो मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो यू कैन डिस्कस विथ योर प्रोफेसर्स और सीनियर्स। ओके, नेक्स्ट 39, एक रिएक्शन दिया गया था जिसमें AlIAlH4 एंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से अलग अलग रिएक्शन करवाया गया था, प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा गया था। ये भी बहुत रिएजेंट्स का पॉपुलर क्वेश्चन है कि कौन किसको रिड्यूस करके क्या बनाता है, मतलब लिमिटेशंस क्या क्या है ये दो रिएजेंट का। 39 हो गया। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी के ऊपर था कि इंटेंसिटी चेंज करने के लिए, IR की पीक का इंटेंसिटी चेंज करने के लिए, इंटेंसिटी चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन है कि दो मॉलिक्यूल है CH3OH एंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पे जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, वो उसका पोजीशन क्या क्या होगा, उसका पोजीशन क्या क्या होगा। इसमें तो आप देख ही रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर है। पोजीशन क्या क्या होगा, पीक का पोजीशन क्या होगा, मतलब कौन कहाँ पे लाई करेगा, दोनों में CH। अब इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा। मैंने एक्चुअली जब मुझे इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया था तो मैंने यही बताया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा होगा। तो उन्होंने कहा मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, सिर्फ CH3OH ही है। अब इसको अगर हम सॉलिड फेज में ले जाएंगे तो क्या होगा। अब मुझे लगा था सॉलिड स्टेट में, जैसे लिक्विड स्टेट में क्या है, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, सॉलिड स्टेट में वाइब्रेशन कम होगा तो बॉन्ड छोटा होगा, तो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे वो, तो फिर वो डिस्कशन का भी लंबा खींच गया, और बाद में मैंने अच्छे से बता भी नहीं पाया था। तो ये लास्ट ईयर का था इंटरव्यू में। तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 41 क्वेश्चंस। ये अगर आप अच्छे से ईमानदारी से ये आप पढ़ते हो, ये 41 क्वेश्चंस आप तैयार करते हो, तो प्रिपरेशन का बहुत बहुत हेल्प मिलेगा आपको। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा जाएगा अगर 41 टॉपिक्स आप इतना डिटेल में पढ़ के जा रहे हो। कुछ ना कुछ इसमें से डिस्कशन में आ ही जाता है ना, तो आपको वहाँ पर सोचने में हेल्प करेगा ये। तो कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। टिल देन हैव ए नाइस डे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा, लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि रेफरेंस बुक भी बता दें। देखो, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, सब जो टॉपिक आप चूज़ करोगे उसके लिए आपको एक ना एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड आप बार के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसका मतलब आपको पता है हर एक टॉपिक का स्टैंडर्ड बुक, किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। कंसेप्ट, बेसिक से कंसेप्ट, मतलब उस बुक को एकदम स्क्रैच से पढ़ना होगा। बेसिक मतलब उसका हर एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो जनरली हम सोचते ही नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो ये आप बेसिक से पढ़ोगे तभी पता चलेगा। कोई ऐसे नोट्स रट लिया या किसी कोचिंग का नोट देख लिया, ऐसे नहीं होता मुझे जो लगता है।
हाँ, खैर ये भी है कि मैंने एक बार भी, मैंने 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया था, एक बार भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अ, मैं भी, मतलब मैं जस्ट आपको इंटरव्यू गाइडेंस दे सकता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। एज मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, आप बस मुझसे यही गाइडेंस ले सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, अगर आप चाहो तो। बट प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से किया था, बट हो जाता है। और लास्ट वाला जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो तो बहुत ही मतलब घटिया था, क्योंकि इंटरव्यू से पहले ही, इंटरव्यू से मतलब मैं जा रहा था इंटरव्यू देने, उसी टाइम पे मैं ट्रेन में था, उसी टाइम पे मुझे एक ऑफ़र लेटर आया था जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो फिर मुझे लगा बस हो गया। खैर, ऑल द बेस्ट।